हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम ये करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। बुक है आपकी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स का है ये हमारा चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा। इसमें मेनली हम पहले कंसेप्ट देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। आपकी बुक का जो नाम है वो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है। तो ये जो सांख्यिकी है ये इकोनॉमिक्स में अपनी क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस हैं जिसके आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 पार्ट्स में ये आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको बुक से फिर अगेन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको समझना है, यहीं से आपको लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा बेसिक देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका, अर्थशास्त्र क्या है। देखिए हमारी बुक का जो नाम है वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। जो आप ये सब्जेक्ट आपके पास नया आया है 11th में, कुछ 10th में भी इसका पार्ट होता है, लेकिन अब पूरा एक तरीके से अलग आपका सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स का। देखिए इसका मतलब होता है, हम सबसे पहले देखें कि अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन, एंड शास्त्र का मतलब होता है विषय। तो यानी कि जो ये इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, ये एक विषय है। किस चीज़ का विषय है? ये एक धन का विषय है। तो यानी कि जो पूरी इकोनॉमिक्स में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब किससे रिलेटेड होती हैं? धन से रिलेटेड होती हैं, मनी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये विषय है धन का विषय, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली 3 लोगों के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में कंज्यूमर बोला जाता है। उपभोक्ता कौन होते हैं, यानी कि कंज्यूमर कौन होते हैं? जो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपको बुक चाहिए, आप बुक खरीद के लेके आए, तो आप कौन हो? उपभोक्ता हो। जब उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वो उसका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन। यानी कि अब देखिए अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का यूज़ करना, प्रयोग करना, लेकिन इकोनॉमिक्स है तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड यूज़ होगा वो उपभोग होगा। तो उपभोग का मतलब भी यही होता है, वस्तु और सेवाओं का यूज़ करना ही क्या होता है? ये उपभोग ही कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जब उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं को खरीद कर उनका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो उपभोग करते टाइम वो हमेशा कोई भी ऐसी वस्तु परचेज करते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त होती है? संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, ध्यान रहे कि उपभोक्ता हमेशा ऐसी वस्तु या ऐसी सेवा लेते हैं जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब सपोज़ करो आप मान के चलो पेन परचेज करते हो, ठीक है। 3 का है, 5 का है, 10 का है, 20 का है। तो आप अपनी कैसी नीड है आपकी, उसके अकॉर्डिंग परचेज करते हो। भाई आपको रफ वर्क करना है, 5 वाला ले लेंगे, क्लास वर्क करना है 10 वाला ले लेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाना है 20 वाला ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अपना सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं कि कहाँ पर हमें संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, वही चीज़ हम क्या कर लेते हैं? परचेज कर लेते हैं। तो ये हुई बात उपभोक्ता के बारे में। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? उत्पादक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो वस्तु और सेवाओं को बनाते हैं, यानी कि उनका निर्माण करते हैं, या फिर वस्तु और सेवाओं की बिक्री भी करते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो हमने देखा कि जो उत्पादक है वो क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इट मीन्स प्रोडक्शन करते हैं। तो जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऐसी गुड का ही प्रोडक्शन करेंगे जिसमें उन्हें मैक्सिमम क्या मिलता हो?
प्रॉफिट मिलता हो, क्योंकि जो उत्पादक होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। जैसे आपने देखा, आप पेन वो परचेज कर रहे हो जहाँ पे आपको जो संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है। उत्पादक वही पेन बेचना पसंद करेंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो। ठीक है। नंबर 3 पे कौन आती है, सरकार आती है। और सरकार क्या देखेगी, सोशल ऑफ वेलफेयर, कि किस समाज का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ठीक है, शोषण ना हो किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से ये अर्थशास्त्र है जिसमें हम ये 3 चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अर्थशास्त्र का मतलब हम मीनिंग यहीं पे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र से अभिप्राय है उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि, कि जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संतुष्टि चाहते हैं। उत्पादकताओं का अधिकतम लाभ, और जो उत्पादक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ चाहते हैं। और समाज के अधिकतम कल्याण संबंधी, सरकार देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनका हम अपने अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उपभोक्ता कौन होता है। यही है जो अभी हमने यहाँ पर उपभोक्ता देखा है, उसी को अब डेफिनेशन में दिखाया गया है कि उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, कौन होता है, सॉरी क्या नहीं, उपभोक्ता कौन होता है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तु और सेवाओं को क्या कर लेते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और खरीद कर उनका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो देखो, यहाँ पे डेफिनेशन वही है कि उपभोक्ता एक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की, जो भी उसकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जब वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। यानी कि वस्तु और सेवाओं का यूज़ करना ही क्या कहलाता है, उपभोग। मैंने बताया आपको। ठीक है। तो यानी कि उपभोक्ता क्या होंगे, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग वस्तु और सेवा खरीदेंगे और उनका उपभोग करेंगे। तो वो कौन कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, उपभोक्ता कौन होता है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, उपभोक्ता कौन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि उपभोग क्या होता है। अभी मैंने आपको उपभोग कई बार बताया कि वस्तु और सेवाओं का यूज़ करना, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। और उपभोग करते कौन है, उपभोक्ता करते हैं। ठीक है। तो देखिए, उपभोग से अभिप्राय है मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं के प्रयोग को ही क्या बोला जाता है, उपभोग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, उत्पादक कौन होता है। तो उत्पादक अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, वस्तु और सेवाओं की बिक्री करते हैं, उन्हें वो कौन होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो देखिए, उत्पादक एक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए, कि उत्पादक जो होते हैं वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, बिक्री करते हैं, वो किस लिए करते हैं, आय प्राप्त करने के लिए। तो आय अर्जित करने के लिए जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि या तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करते हैं, या फिर सीधी बनी बनाई वस्तु लाकर उसकी क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन क्या होता है। तो देखिए, उत्पादन का मतलब अब हम देखेंगे, उत्पादन का मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया, किसी भी कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करना। जैसे चमड़ा लाए, चमड़े से जूते बनाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका उत्पादन कहलाएगा। ठीक है। तो उत्पादन से अभिप्राय उस क्रिया से है जो भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, उत्पादन करती है। या फिर एक उत्पादन वो भी है कि जब कोई वस्तु पहले से ही उत्पादित है, यानी कि पहले से ही प्रोड्यूस्ड है, बनी हुई है, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ काम करके उसके मूल्य में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। जैसे
देखिए, लकड़ी पहले से ही प्रोड्यूस्ड है, बनी हुई है, उत्पादित है। अब लकड़ी से अगर फर्नीचर बन जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो वो भी आपका क्या कहलाता है, उत्पादन ही कहलाता है। ठीक है। अब जब हम कोई भी उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए 4 साधन बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये 4 साधन नहीं होंगे तब तक प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से साधन है? पहला, भूमि होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा, यानी कि श्रमिक यानी कि मजदूर होने चाहिए। तीसरा, पूंजी, पैसा। और फोर्थ होता है उद्यम, यानी कि जो ओनर होता है, जो मालिक होता है। जब तक ये 4 साधन नहीं होंगे तब तक प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन करते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बचत क्या होती है, जिसको बोलते हैं हम सेविंग। देखिए, आप सबको पता होगा सेविंग क्या होती है। जो भी हमारी मंथली इनकम होती है, उस मंथली इनकम को हम पूरा खर्च नहीं करते हैं। मंथली इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, हम अपना भविष्य के लिए, आने वाले टाइम के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है। तो जो हम पार्ट बचा के रखते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, सेविंग। इट मीन्स बचत कहलाती है। तो यहाँ पे है, व्यक्ति अपनी आय का समस्त भाग, मतलब जितनी भी उसकी मंथली इनकम है उसका पूरा भाग वो उपभोग पर व्यय नहीं करता। मतलब वस्तु और सेवाओं को खरीदने के ऊपर वो खर्च नहीं करता है, बल्कि कुछ भाग, उसका कुछ ना कुछ पार्ट भविष्य के लिए बचा के रखता है। तो अर्थात आय का वह पार्ट जिसे हम भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, जिसे हम खर्च नहीं करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। इट मीन्स सेविंग। ठीक है। ये सभी अभी आपकी डेफिनेशन चल रही है, बेसिक चल रहा है। चैप्टर का नाम ही यही था, अर्थशास्त्र की अवधारणा। तो पहले कंसेप्ट ही सीखेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, निवेश क्या होता है। निवेश का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट या फिर इसका दूसरा नाम पूंजी निर्माण भी होता है। पूंजी निर्माण मतलब कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है। तो निवेश का मतलब होता है जहाँ पर जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का क्या करते हैं, स्टॉक बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे एक उत्पादक है, उसके पास उत्पादन करने के लिए पहले एक मशीन थी। ठीक है। अब उसने क्या किया, मशीन का स्टॉक बढ़ाया, एक के बाद उसने एक मशीन और परचेज़ की। तो जैसे ही पूंजीगत स्टॉक बढ़ाया उसने, मशीन का स्टॉक बढ़ाया, तो अब प्रोडक्शन उसका क्या होगा, पहले एक मशीन से हो रहा था, अब 2 मशीन से होगा। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पैसा बढ़ेगा। तो यानी कि इसलिए पैसा बढ़ेगा तो जो पूंजी क्या है, पूंजी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे निर्माण होता जा रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो निवेश से अभिप्राय यह है कि जिसमें जो पूंजीगत वस्तु हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मशीन है, मकान है, या फिर जो बिल्डिंग्स वगैरह में मतलब क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारखाने हैं, ट्रक है, इन सब चीज़ों में वृद्धि की जाती है, जिसके द्वारा जो उत्पादक हैं उनका पूंजी का स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है। और जिसे हम बोलते हैं फिर निवेश, या दूसरा नाम पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक क्रिया क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। तो अर्थ वर्ड से ही आपका क्या बना है, आर्थिक वर्ड बना है। ठीक है। तो आर्थिक क्रिया मीन्स धन की क्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं और काम करने के बदले में अगर हमें धन की प्राप्ति हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। लेकिन हम काम तो कर रहे हैं और काम करके हमें कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर आप घर में अपने ब्रदर सिस्टर को पढ़ाते हैं तो वहाँ से आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी, तो वो कौन सी क्रिया हुई, गैर आर्थिक क्रिया। लेकिन अगर आप बाहर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, फीस मिलेगी, तो आपके पास धन आएगा, तो वो कौन सी क्रिया बन गई, आपकी आर्थिक क्रिया। ठीक है।
तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कार्य करने के बदले में अगर हमें क्या हो रही है, धन की प्राप्ति होती है, तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे खेत में अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, ठीक है। कारखानों में काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, है ना, मजदूरी मिलेगी। तो ये सब कौन सी क्रियाएं हो गई हमारी, आर्थिक क्रिया। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। देखिए अब आ गया है गैर आर्थिक क्रिया। तो देखिए गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कार्य करने के बदले में धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए अगर माता पिता द्वारा बच्चों को पालना, माता पिता अपने बच्चों को पालेंगे तो वहाँ से उनको कोई इनकम अर्न नहीं होती है, तो ये हो गई आपकी गैर आर्थिक क्रिया। और वही अगर जैसे बाहर जाके कुछ ऐसा काम करते हैं तो उनको क्या होगी, इनकम मिलेगी, तो वो हो गई आर्थिक क्रिया। अपने मनोरंजन के लिए खेलना, आप क्या करते हैं रोज़ इवनिंग में अगर हम खेलते हैं अपने लिए, तो वहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही है, गैर आर्थिक क्रिया। और अगर कोई दूसरों का एंटरटेनमेंट करवाने के लिए खेलता है तो वहाँ से उसको धन की प्राप्ति होगी, तो वो बन जाएगी आपकी आर्थिक क्रिया। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कार्य करने के बदले में धन मिल रहा है तो आर्थिक क्रिया, कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है आपका, आर्थिक समस्या या चयन की समस्या क्या होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि अर्थ का मतलब होता था धन, तो अर्थ से ही आपका क्या बना है, आर्थिक वर्ड बना है। तो आर्थिक समस्या इट मीन्स ये समस्या किसकी बन गई, धन की समस्या। अब देखिए धन की समस्या होती क्या है, जो मनुष्य होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनकी जो आय होती है वो क्या होती है भाई, सीमित होती है। मंथली इनकम होती है भाई लिमिटेड है, 15,000 है, 20,000 है, 22,000, एक लिमिटेड इनकम होगी, सीमित होगी। बट हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। असीमित कैसे होती हैं भाई, हमें बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करना पड़ता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधनों पे एक्स्ट्रा भी कुछ खर्चे होते हैं, कुछ सेविंग भी हमें रखनी पड़ती है, सारा हम खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आय तो लिमिटेड हो गई बट आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मंथ में अगर एक आवश्यकता पूरी हो गई तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होगी। अगर आपने सपोज करो शिक्षा पे कुछ पैसा खर्च किया है स्टार्टिंग में, फिर बीच में हमें क्या पता दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बुक परचेज़ करनी है, नोटबुक परचेज़ करनी है, तो ये आवश्यकताएं असीमित भी होती हैं और बार बार उत्पन्न भी होती रहती हैं। तो हर उपभोक्ता के सामने, हर मनुष्य के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि इस सीमित आय से, लिमिटेड इनकम से जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो अब वो यहाँ पर क्या करेगा, चयन करेगा, चुनाव करेगा, इसलिए इसको बोला गया है दूसरा नाम चयन की समस्या। तो चुनाव कैसे करेगा, वो अपने इस बजट को 15,000 या 20,000, इस बजट को अलग अलग चीज़ों पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किस पे उसको कितना खर्च करना है और किस पे उसे पहले खर्च करना है, किस पे उसे बाद में खर्च करना है, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल पाए, संतुष्टि मिल पाए। क्योंकि जो एक उपभोक्ता होता है वो हमेशा ध्यान रहे अपनी क्या देखता है, हर जगह पर संतुष्टि देखता है, सेटिस्फैक्शन देखता है। तो यही हमारी होती है आर्थिक समस्या या चयन की समस्या। ठीक है, तो देखिए आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या। अब आपको समझ आ गया होगा चयन क्यों बोला है, क्योंकि उसको चुनाव करना पड़ रहा है कि किस चीज़ के ऊपर हम कितना पैसा खर्च करें। जो संसाधन मतलब क्या होता है, यहाँ पे आय होता है। आय की सीमितता के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आय हमारी क्या है, सीमित है। क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, असीमित है, लेकिन उनके जो साधन है, इनकम जो है वो सीमित होती है। इसलिए हर मनुष्य को ये चुनाव करना पड़ता है कि पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करेगा, फिर किसको वो बाद में पूरा करेगा, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। ठीक है,
तो ये थी हमारी आर्थिक समस्या। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्लभता की समस्या क्या है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई, दुर्लभता की समस्या क्या है। देखिए दुर्लभता का मतलब पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है। सपोज करो एक उत्पादक है, ठीक है, वो पेन सेल करता है और उसके पास पेन सेल करने के लिए टोटल उसके पास 100 पेन है, ठीक है। अब मार्केट में जो डिमांड हो रही है वो पेनों की कितनी हो रही है? 120 हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर जो ये 20 का जो ये डिफरेंस आ रहा है, तो यही आपकी क्या कहलाती है? दुर्लभता। यानी कि बेचने के लिए उसके पास है 100 पेन, बट डिमांड हो रही है 120 पेन की, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 20 आ रहे हैं ये हमारी क्या कहलाएगी? दुर्लभता। तो यहाँ पर है दुर्लभता का अर्थ क्या हुआ? सीमित होना, कि किसी भी चीज़ का क्या है? लिमिटेड है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो संसाधन है वो कम होने की बजाय अधिक मात्रा में उपलब्ध होते। भाई जैसे एक कोई भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते, तो ये आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। इजीली हम क्या करते, सारी जितनी भी आवश्यकता थी 120 पेन की, वो उत्पादक इजीली क्या कर पाते? उसको पूरा कर पाते। तो समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ पर इसलिए बता रखा है कि मांग ग्रेटर देन क्या है? पूर्ति। दुर्लभता में क्या है? मांग ज़्यादा है एंड पूर्ति कम हो रही है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। विवरणात्मक सांख्यिकी क्या है? बस देखिए विवरणात्मक सांख्यिकी में क्या होता है, जो भी हमारा आपको पता है कि सबसे पहले जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा कैसे करते हैं आप अपनी इसी बुक में आगे पढ़ोगे। जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, 2 विधि होती हैं जिनके द्वारा हम जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे करते हैं। जब आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं फिर उनका वर्गीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, विश्लेषण होता है, ये सब चीज़ होती है। तो विवरणात्मक सांख्यिकी का मतलब से ये है, उन विधियों से है, मतलब जो भी आपको मैंने मेथड बताए हैं जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ हो रहा है? किसका? जनगणना और प्रतिदर्श विधि का। प्रस्तुतिकरण के लिए हम क्या बनाते हैं? तालिका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं मीन मीडियन मोड के द्वारा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएं। विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण के लिए किया जाता है। अब ये जो ऊपर का दिखाओ, अब ये जो विधियां होती हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप थे, यानी कि ये भी आप पढ़ोगे केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी में, औसत यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। अपकिरण डिस्पर्जन में आ जाता है आपका माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सह संबंध में आता है कोरिलेशन। ये सब चीज़ों की गणनाओं से रिलेटेड होते हैं ये जो मेथड थे मैंने आपको बताए। तो ये होता है हमारा विवरणात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट है अब आपका निष्कर्षात्मक सांख्यिकी क्या होता है। तो देखिए निष्कर्षात्मक सांख्यिकी का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। वैसे ये जो डेफिनेशन है ये ऐसी है, आगे जो हम चैप्टर करेंगे उनको समझने के बाद ये डेफिनेशन इजीली समझ में भी आ जाएगी। सपोज़ करो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि सबके फादर की मंथली इनकम कितनी है, लेकिन हम 20 का हम डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहते, तो हम 20 में से क्या करेंगे, 5 या 6 बच्चे लेंगे, यानी कि वो एक तरीके के सैंपल हो जाएंगे, वो प्रतिदर्श हो जाते हैं। 5-6 बच्चे हमने लिए, सिलेक्ट किए, उन 5-6 बच्चों के फादर की हमने इनकम पूछी और उन्हीं 5-6 बच्चे के बेसिस पे बाकी बच्चों का हमने डाटा क्या किया, अनुमान लगा लिया। तो वो हुई आपकी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। ये कह रहा है कि इससे अभिप्राय उन सभी विधियों से है। ये विधि है जो मैंने आपको बताया कि 20 बच्चे हैं, 20 में से हमने 5-6 बच्चे कलेक्ट किए। अभी 5-6 बच्चे कैसे कलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करते, इसके भी एक मेथड होता है कि वो 5-6 बच्चे कौन से होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रतिदर्श विधि। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी प्रतिदर्श के आधार पर, प्रतिदर्श मतलब जो 5-6 बच्चे थे उनको बोला गया है प्रतिदर्श यानी कि सैंपल। उन सैंपल के बेसिस पर हम क्या करेंगे,
जो बाकी समग्र या फिर था नहीं है या समग्र या जो जनसंख्या जो बाकी बच्चे बचे हैं उनके संबंध में हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसके बेसिस पे? इन सैंपल के बेसिस पे इन बाकियों का हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो उसको बोला जाता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर इसका जो आगे का है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है अर्थशास्त्र के कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र के 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन और तीसरा है वितरण। ठीक है, सबसे पहले हम उपभोग देखते हैं। उपभोग करते कौन हैं? उपभोक्ता करते हैं। तो इसमें यानी कि हम जो स्टडी करेंगे एक वो उपभोक्ता के बिहेवियर की करेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि किस किस तरीके से वो अपने आप को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या वो चीज़ों को डिसाइड करता है, क्या क्या चुनाव करता है। तो देखिए अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, पूरा करने के लिए अलग अलग वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता या सेवाओं के रूप में हम मानव जाति के व्यवहार का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। मानव जाति के व्यवहार का मतलब उपभोक्ता के व्यवहार का हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। अब ये देखिए ये हम सारा पढ़ चुके हैं। उपभोक्ताओं के रूप में लोगों के जो साधन है, साधन मतलब आय, क्या होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, मिसलेनियस जो बच गया, वो सब क्या होती हैं? असीमित होती हैं। तो जब वो अलग अलग वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं तो अपनी जो उनकी निश्चित आय होती है उसका बंटवारा वो कैसे करें ताकि उनकी संतुष्टि क्या हो जाए? मैक्सिमम, क्योंकि वो हमेशा अपनी क्या देखते हैं? संतुष्टि देखते हैं। तो यह ही क्या कहलाता है? उपभोग या उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कंजप्शन थ्योरी, यानी कि उपभोग सिद्धांत कहते हैं। तो ये उपभोग था, कौन करता है उपभोग? उपभोक्ता करते हैं, इसलिए उपभोक्ता के व्यवहार का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ऐसे ही अब हम सेकंड पॉइंट लगाएं। सेकंड नंबर पॉइंट पे हम पॉइंट नंबर 2 करेंगे, उत्पादन लगाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आ गया उत्पादन। अब उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक तरीके का हम व्यवहार देखेंगे वो किसका देखेंगे? उत्पादक का व्यवहार देखेंगे। देखिए जिस तरीके से जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उसी तरीके से जब उत्पादक होते हैं तो उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं अपने 4 साधनों की हेल्प से, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो जिस तरीके से उपभोक्ताओं की इनकम लिमिटेड होती है वस्तुओं को खरीदने के लिए, ऐसे ही जो उत्पादक होते हैं उनके पास भी जो साधन होते हैं उत्पादन करने के, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जो उत्पादक होते हैं उनके भी साधन क्या हैं? सीमित। अब साधन समझ गए होंगे यहाँ पे, उत्पादक के कौन से साधन? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। जबकि अपनी फर्मों और कारखानों के लिए उन्हें अनेक प्रकार की वस्तु और सेवाओं का चयन करना पड़ता है। मतलब उन्हें यहाँ पर एक तरीके से चुनाव करना पड़ रहा है कि वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करे, कौन सी सेवा का करे। देखिए 2 तरीके से होता है, या तो ऐसा होगा वो कच्चा माल लाएंगे, उसको क्या करेंगे? उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करेंगे, एक तो ये उत्पादन हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो सीधा बनी बनाई वस्तु लाएंगे और उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो अब वो क्या करेंगे? देखिए यदि विभिन्न आगतों की कीमत, आगत मतलब भाई वो कच्चा माल खरीद रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों के कच्चे माल की कीमत दे रखी है, तो वो ऐसे संयोग का चयन कैसे करते हैं जो कम खर्चीले हों। मतलब वो
ऐसा कच्चा माल खरीदेंगे जिसको खरीदने पे उनका पैसा कम से कम लगे, यानी कि बनाने में कम से कम लागत आए और मैक्सिमम उन्हें क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो यहीं पे यही है कि जिससे कि अपने उत्पादन लागत मतलब वस्तु को बनाने में जो भी पैसा खर्च होता है वो क्या कहलाती है, लागत। तो लागत को वो कम से कम कर पाए। जब लागत कम से कम होगी तो उन्हें प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ये तो बात हुई कि वो कच्चा माल लाके उत्पादन करें, या फिर अगर वो अलग अलग बनी बनाई वस्तुओं को ला करके देखते हैं मार्केट में बेचेंगे, तो वह ऐसी वस्तु की कीमत देखेंगे जो खरीदने पे जिसकी लागत कम से कम हो और बेचने पे उन्हें मैक्सिमम क्या मिलता हो, प्रॉफिट मिलता हो, जो उन्हें अधिकतम आमदनी देता हो। ठीक है, तो यह ही उत्पादन या उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन होता है। क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट में देखा उपभोक्ता था, उपभोक्ता संतुष्टि देख रहे थे, ये उत्पादन है, उत्पादकों से रिलेटेड, यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लास्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 3 है वितरण। अब देखिए, जब प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने पे क्या हुई, इनकम हुई। अब उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वितरण में यही बताया है कि आय का वितरण कैसे होता है। भाई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके जो भी इनकम हुई उस इनकम का हम क्या करेंगे, उन लोगों में वितरण कर देंगे, आय का उन लोगों में बंटवारा कर देंगे जो उत्पादन के एजेंट है। एजेंट मतलब जो उत्पादन के एजेंट कौन थे, जैसे भूमि का एजेंट होगा, कोई भूमि का स्वामी होगा जिसकी हमने भूमि किराए पे ली होगी, श्रमिक हमने लगाए होंगे, पूंजी हमने पैसा भी उधार लिया होगा, उद्यमकर्ता यानी कि जो ओनर होता है। तो ये 4 लोग होते हैं जिन्हें इनकम अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, प्रजनित आय, जो भी हमने इनकम अर्न की है उसका कुछ भाग भूमि के जो स्वामी हैं, जो भूमि के ओनर हैं, उनको हम दे देते हैं किराए के रूप में, पैसा दे देते हैं लगान के रूप में। जो श्रमिक, जहाँ पे हमारा जो लेबर काम कर रही थी, उत्पादन कर रही थी, उनको पैसा चला जाता है एक तरीके से मजदूरी के रूप में। एक जो पूंजी के स्वामी थे जिनसे हमने पैसा उधार लिया होगा, तो उनको पैसा चला गया ब्याज के रूप में। और एक जो लास्ट पार्ट बच गया वो खुद का ओनर का बच गया, वो ओनर अपने पास उस पार्ट को प्रॉफिट के रूप में क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ऐसे अध्ययन को ही अर्थशास्त्र में बोलते हैं वितरण का सिद्धांत, जिसमें हमने क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग फॉर्म में इनकम को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये थे अर्थशास्त्र के 3 घटक, उपभोग, उत्पादन और वितरण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ये टोटल 14th क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आ गया है अब आपका 15th सांख्यिकी। अब एक तरीके से जो आपका चैप्टर का नाम था अर्थशास्त्र की अवधारणा, वो स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सांख्यिकी देखेंगे क्या होती है और इसकी अर्थशास्त्र में क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।